Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। अब तक हम देख रहे थे लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, जिसमें यदि कोई सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है मोशन करता है तो लैग्रांज का जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था वो जो है सेकेंड ऑर्डर का था। उसके मोशन का जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था उस सिस्टम का वो क्या था, सेकेंड ऑर्डर का था। अब कुछ इसके बाद जो है हैमिल्टन ने जो है अपना एक और जो है न्यू फंक्शन दिया। मतलब उसने क्या किया, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन का यूज़ करके एक अपना इक्वेशन दिया, ठीक है, जो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और फर्स्ट ऑर्डर में के थ्रू यदि हम किसी सिस्टम का मोशन हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है लैग्रांजियन का, उससे जो है सुविधाजनक होता है। तो हैमिल्टोनियन ने क्या किया, किसी भी सिस्टम के मोशन के लिए हैमिल्टन ने, ठीक है, किसी भी सिस्टम के मोशन के लिए अपना जो है इक्वेशन दिया, ठीक है, जिसमें उसने एक फंक्शन का यूज़ किया था जिसे हैमिल्टोनियन फंक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन और फेस स्पेस और हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। We have developed Lagrangian formulation in terms of independent variables are generalized coordinates qj and time t. The generalized velocity qj dot also appear explicitly in the formulation, but since these are simply time derivative of generalized coordinates, they are to be treated as dependent variables। हमने क्या देखा था, लैग्रांजियन इक्वेशन में हमने देखा था कि जो लैग्रांज का फंक्शन होता है, लैग्रांजियन जो होता है वो क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का जो है फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्यू जे और टाइम जो है क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और क्यू जे डॉट जो है डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, नाउ वी इंट्रोड्यूस अनदर पावरफुल फॉर्मूलेशन इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द क्यू जे एंड पी जे एंड टाइम टी, नॉन एज हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में हम क्या देखेंगे, एक हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है ये एच, जो क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटा या जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का जो है फंक्शन होता है, ठीक है। ये तीनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के थ्रू ही जो है कोई सिस्टम यदि मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन या फिर उसका जो मोशन का इक्वेशन होता है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब वो कैसे मोशन करता है, यह जो है लैग्रांजियन से जो है ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के थ्रू हम जो मोशन का इक्वेशन फाइंड करते हैं उसमें क्या होता है, वो जो है फर्स्ट ऑर्डर का होता है और फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें जो है ज़्यादा सुविधा होता है सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन के कंपेयर में, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको समझने से पहले हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं फेस स्पेस और फेस स्पेस में किसी वस्तु के मोशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फेस स्पेस एंड द मोशन ऑफ द सिस्टम। फेस स्पेस इज अ 6n डायमेंशनल स्पेस फॉर्म्ड ऑफ कोऑर्डिनेट्स q1 q2 अप टू q3n p1 p2 अप टू p3n। फेस स्पेस क्या होता है, एक 6n डायमेंशनल स्पेस होता है। मतलब इसमें डायमेंशनल कैसा होगा, 6n होगा। n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल है। फेस स्पेस को हम जो है 2n डायमेंशनल स्पेस भी कहते हैं। वो किस कंडीशन में कहेंगे हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको देखते हैं। अ सिंगल पार्टिकल इन फेस स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 6 कोऑर्डिनेट्स, 3 पोजीशन एंड 3 मोमेंट कोऑर्डिनेट्स। देयर आर infinite number of possible paths through any point in configuration space. This was simply because a single point in this space only provides 3 initial values only of coordinates for each particle. But the specification of a point on the path in phase space provides 6 initial values। ये अभी
जो क्या है ये हम देखेंगे। 3 of coordinates and 3 of momenta of the for each particle and thus defines a state of the system completely। जैसा कि हमने कहा कि फेस स्पेस क्या होता है, 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। तीन इसमें ये जो है 6 डायमेंशनल स्पेस होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, जिसमें 3 क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होता है, और 3 जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होता है। इसी कारण इसको जो है 6 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। अब इसको 2 डायमेंशनल स्पेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसको मैं लिखूंगा यदि Q और P के फॉर्म में ही इस टाइप से, तो इसको हम 2 डायमेंशनल स्पेस करेंगे। Q का क्या होता है, और 3 होता है पोजीशन x y z, और P का क्या हो जाएगा, P का क्या हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा x y z, मतलब Px से Py Pz, और Q का Qx से Qy Qz, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2n कहेंगे किस कंडीशन में, जब हम इसको जो है QP से डिनोट करते हैं। मतलब आप फेस स्पेस को 6 डायमेंशनल स्पेस भी कह सकते हो और 2 डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हो। 6 डायमेंशनल स्पेस कहोगे तो यहाँ से Qx Qy Qz, और Px से Py Pz, और 2n बोलोगे तो QP। मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, 6 डायमेंशनल स्पेस का हो या फिर 2 डायमेंशनल स्पेस का हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कोऑर्डिनेट को कैसे सिलेक्ट किया है, ठीक है। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या होता है, जिसको हम n डायमेंशनल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम 3n डायमेंशनल स्पेस भी कह सकते हैं। यदि r के लिए लूँ, पोजीशन कोऑर्डिनेट केवल r के लिए, तो इसको n डायमेंशनल स्पेस बोल सकता हूँ। और 3n किस कंडीशन में कहूँगा, यदि r का जो है मैं x y z का जो है क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस पे क्यों कहते हैं फेस स्पेस को, और 6 डायमेंशनल स्पेस भी क्यों कहते हैं। वो आपके कोऑर्डिनेट के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस स्पेस में क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम दोनों जो है किसी भी सिस्टम का जो मोशन होता है या फिर किसी सिस्टम का जो स्टेट होता है उसको कम्प्लीटली तरीके से डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में केवल जो है 3 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से फेस स्पेस में हम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो है मोशन को अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Now the motion of the system in this new formulation will involve the basis of Qj, Pj, T, and this will fix the whole path of the moving system. It can therefore be stated as there are only one possible path in phase space. अब देखिए यहाँ पर हम जो पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटा होता है उसके थ्रू हम किसी सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो है फेस स्पेस में केवल जो है एक पॉसिबल पाथ ही जो है मिलता है। मतलब ये जो है किसी भी सिस्टम को किसी भी स्टेट में फेस स्पेस में जो है अच्छे से क्या करता है, डिफाइन करता है। क्योंकि आपको उसका जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम दोनों जो है फाइंड करना पड़ेगा उसके स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या होता है, केवल आपको 3 जो है कोऑर्डिनेट x y z इसको जो है डिफाइन करना होता है। इसमें जो है 3 कोऑर्डिनेट्स और जो है ऐड हो जाता है। इस तरह से जो फेस स्पेस होता है वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेस स्पेस, और उसमें किसी सिस्टम का मोशन कैसे होता है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, उस सिस्टम का जो डायनेमिकल सिस्टम होता है उसके मोशन का जो है हम इक्वेशन फाइंड करते हैं उस फंक्शन का यूज़ करके, जिसको हम हैमिल्टोनियन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये हैमिल्टोनियन फंक्शन जो क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंट और टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। इसका फंक्शन हम ज्ञात कर रहे हैं कि हम इसको और कैसे किस रूप में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, लैग्रांजियन को जो है मॉडिफाइड करके ही हम क्या करते हैं,
इसका जो है इक्वेशन नहीं फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है। द लैग्रांजियन इन जनरल इज द फंक्शन ऑफ क्यू जे डॉट एंड टाइम टी, दैट मीन्स एल इक्वल टू एल क्यू जे डॉट टाइम। लैग्रांजियन क्या होता है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का जो है फंक्शन होता है। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये हैमिल्टोनियन का जो है क्या कर रहा हूँ, फंक्शन ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका यदि मैं टाइम डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, समीशन जे एक बार जो है एल का इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफ्रेंशिएशन होगा और उसके बाद इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव के टर्म में जो है क्या होगा, रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस रूप में मुझे मिल जाएगा क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट बाई डी टी प्लस कर्ली एल बाई कर्ली टी, ये हो जाएगा टाइम का फिर से इस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये 1 हो जाएगा। और क्या बचेगा मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और इसको जो बोलते हैं वो क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का यदि डिफ्रेंशिएशन किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होता है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो नाउ द लैग्रांज इक्वेशन इज, हमारे पास लैग्रांज का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा मैं ये इसको इस साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन 1 में कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे है, तो कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं वहाँ पर विद दिस सब्सटीट्यूशन इक्वेशन 1 बिकम्स डी एल बाई डी टी, ये हो जाएगा और इक्वल टू समीशन जे, यहाँ पर मैं क्या किया, इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया, बाकी सब सेम का सेम ये मैं लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये जो टर्म है मेरा इतना वाला, ठीक है, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, ये वाला कैसे, ये देखिए ये जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ समीशन जे डी बाई डी टी क्यू जे डॉट कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट, तो ये दो फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको मैं करूँगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये सेकंड फंक्शन है, प्लस सेकंड फंक्शन ये वाला फर्स्ट फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन क्यू जे डबल डॉट हो जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर, प्लस ये क्या है, सेकंड फंक्शन यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर, ये है। ठीक, मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी ये लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया इसके जगह पर। ठीक है, समीशन जे डी बाई डी टी क्यू जे डॉट कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट प्लस कर्ली एल बाई कर्ली टी, ये मैंने रख दिया। अब क्या करूँगा, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी हो जाएगा, और ये डी बाई डी टी दोनों में है देखिए। ठीक, तो डी बाई डी टी ये यहाँ पर लिख दिया मैं, और अंदर में क्या बचेगा, ये इधर आया तो माइनस हुआ है, तो ये माइनस एल, और ये जो बचा है वो इतना का इतना, इसको कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट को मैं पहले लिख दिया, और इसको ये। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, बट पी जे इक्वल टू कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि ये जनरलाइज्ड मोमेंटम का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर मेरे पास ये है। ठीक है, तो इसकी जगह पर पी जे लिख सकता हूँ मैं, तो चलिए रख देते हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा, पी जे हो जाएगा। अब इसको पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये हो जाएगा डी बाई डी टी समीशन जे, ये कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जेड की जगह पर मैं क्या लिख दिया, पी जे लिख दिया, एंड क्यू जे डॉट माइनस एल इक्वल टू माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी। Now let us introduce a new function h known as Hamiltonian function defined as, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो फंक्शन मुझे मिला है, ठीक है, इसको ही जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन कहते हैं। h इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन कहते हैं। h इक्वल टू समीशन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, एल किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का, वेयर h, यहाँ पर h क्या होता है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का जो है फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यही क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है। अब ये जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है, ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, एक केस में। ठीक, वो कौन सा केस है, ये हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जब हम देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक मैं पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। और एक कंडीशन में क्या होता है, टी प्लस वी इक्वल नॉट होता है, एनर्जी के इक्वल नहीं होता है।
ठीक है। तो जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसके दो केस होते हैं। एक केस में क्या होता है, ये टोटल एनर्जी, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है उसके इक्वल हो जाता है जो हैमिल्टोनियन है, और एक जो है एक केस में क्या होता है उसके इक्वल नहीं होता है। तो ये कौन कौन सा केस होता है ये हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।